जो पर आपसे भी स्वागत है। सफलता सीरीज की तीसरी क्लास में आपको हम एथिक्स के बारे में बताना चाहेंगे। एथिक्स की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है, एथिक्स का नेचर कैसा है, एथिक्स में ऐसा क्या करें क्या आप इजीली 125 प्लस मार्क्स ले आए। इससे होता है क्या है, क्योंकि आप सभी को मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया। देखिए, अगर आप नए अभ्यर्थी हो तो पहली क्लास से लेना शुरू कीजिए। ये एक फ्री मेंस और गाइडेंस प्रोग्राम है जिसका नाम है सफलता सीरीज। ये हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है किसके लिए, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, कि उनका मेंस में स्कोर जो कम रह रहा है जिसके कारण सिलेक्शन कम हो रहे हैं, वह स्कोर आपका बढ़े और आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस सीरीज में अगर आपको प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास से लेंगे तो फर्स्ट क्लास जिन्होंने पहले ली होगी उनको पता होगा कि एथिक्स गोल्डन ट्राइंगल का भाग है। और गोल्डन ट्राइंगल से सीधा सा मतलब क्या होता है, 1000 नंबर। तो 1000 नंबर में से हम इजिली 125 प्लस मार्क्स हमको कैसे लाने हैं, वो आज हम उस रणनीति पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम एथिक्स के पूरे जितने डायमेंशंस होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको तैयार करना है। वैसे अगर एथिक्स को पढ़ाना होता है तो वो बात अलग है, स्ट्रेटजी बात अलग होती है। ठीक है, तो हमारा एथिक्स कोर्स भी अभी आपको टाइम नहीं बता सकता, लेकिन एथिक्स कोर्स आने वाला है। और जो तरीका मैं इसमें बताऊंगा उस तरीके से जो मेहनत आप करेंगे वो मेहनत मैं आपको करके दूंगा पहले से। इससे होगा क्या, आपकी जो मेहनत इन चीज़ों में जाएगी वो मेहनत यहाँ से हट जाएगी और आपकी मेहनत एग्जाम के लिए बचेगी। जिससे क्या होगा, आपकी मेहनत जो मैंने आधी की है वो मेहनत आप दोगुनी रूप से करेंगे। जिससे होगा क्या, आपका स्कोर इजीली आपका बढ़ जाएगा थोड़ी सी मेहनत की। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के साथ कैसे एथिक्स तैयारी करनी है तो वो आगे चलते हैं। इससे पहले हमको उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पैटर्न समझना जरूरी होता है क्योंकि इस पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के लिए हमको इसको पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये गोल्डन ट्रायंगल का एक भाग है। ठीक है, एथिक्स। अब एथिक्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके पैटर्न को देखेंगे। अब पैटर्न को इसको दो टाइप के देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कैसे कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का होता है, अगर आप सभी को सिलेबस बहुत अच्छे से पता हो तो देखिए 250 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 केस स्टडी आएगी। ठीक है, 6 केस स्टडी और साथ में 6 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। 6 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड होंगे, नंबर ए और बी नाम से। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जरूरी है कि अगर 6 क्वेश्चन में ए और बी नाम से होगा तो टोटल 12 क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन होते कितने हैं, 13 क्वेश्चन। क्यों, केस स्टडी जो 6 होती है वो होती है हर एक 20 अंक की। तो टोटल कितनी होती है, 120 अंक। हमको पेपर कितना बनाना है यूपीएससी वालों को, 250 का। तो हमको चाहिए 130 मार्क्स के थ्योरी से क्वेश्चन बनाने हैं। तो वो 12 क्वेश्चन की जगह 13 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन में वो ए बी की जगह ए बी सी कर देते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन जरूरी। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको लग रहा होगा ये सर ये तो हम सबको पता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिनको पता है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये चीज समझने के लिए जरूरी है। ये जरूरी है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझना क्यों जरूरी है। अब थ्योरी को भी हम सब डिवीजन में बांटेंगे या इसको बारीक करेंगे तो क्या होगा। अब थ्योरी में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं सिलेबस से डायरेक्ट, और जो 3 नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन वाला पैटर्न होता है, जिस क्वेश्चन में मान लीजिए तीसरे नंबर पे आया एबीसी में, तो वो क्वेश्चन ज्यादातर किससे होता है, फिलोसफिकल लाइन से होता है। यानी आपके दर्शन शास्त्रीय लाइनें दे देंगे या विचारकों की कोई उदाहरण दे देंगे, कोटेशन दे देंगे। जैसे कि लास्ट ईयर पूछा गया था जैसे गुरु नानक सॉरी आपका विवेकानंद जी के कोटेशन से पूछा गया था। कैसे कि दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करो, उनको आत्मसात करो और अच्छा बनो, ना कि दूसरों को डायरेक्ट कॉपी करो। ठीक है, उसका कहने का मतलब यही था। यानी दूसरों जैसा नहीं बनना है बल्कि उनके अच्छे गुणों को आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन वो आएंगे। तो आपको यहाँ पे जरूरी आती है, आपको 3 तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इसमें आपके करंट अफेयर्स कैसे ऐड होता है तो वो चीज क्लासेस में बताई जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि स्टडी में आपको तैयार, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे 8-9 घंटे में सिर्फ एथिक्स बताना पड़ेगा कि आपको तैयार कैसे करना है। मैं अभी अब आपको हर चीज शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक डायरेक्ट जो सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं वो, सेकंड आपकी फिलोसफिकल जो कोटेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं सेकंड वो, और तीसरा केसेस डी। ठीक है, अब तीनों की तैयारी कैसे करनी है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसको हम पैटर्न को कहाँ से देखेंगे, हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट इससे होगा क्या, ये यूपीएससी का पेपर 2024 का, इससे आपको क्या पता लगेगा कि रियल एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है आपका ये वाला। जस्ट अ मिनट, आपको पेन चेंज करके बता दूं मैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका भाग ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए और बी
थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कोटेशन वाला। कोटेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा इससे लिखना टफ होता है, लेकिन अगर हम आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे तो आप इन क्वेश्चन को भी इजीली लिख लोगे कोई समस्या के बिना। ठीक है, तो ये लिखा है जो मैंने आपको कोटेशन बताया था, दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है 150 शब्दों में इसको लिखना है। तो ये 3 कोटेशन वाले क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे चलेंगे हम, तो आगे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गए। बाकी आपकी केस स्टडी है। ठीक है, अब केस स्टडी कैसे तैयार करनी है उसके बारे में अभी बात करेंगे, या उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो एक अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे। केस स्टडी के लिए वीडियो बनवाना है तो कमेंट करना है आपको। ठीक है, कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ आपसे एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, हमने इसके लिए कोई फीस नहीं रखी है गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, तो आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिर्फ आप कमेंट कर दें। ठीक है, तो आपको तैयार कैसे करना है। ठीक है, अब किसी अगर एथिक्स को हमको तैयार करना है तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी होती है, कोई रणनीति होती है। तो रणनीति क्या है, वो रणनीति ये है कि सबसे पहले एथिक्स को तैयार करने के लिए या हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझने की चीज ये है कि एथिक्स को आप सब्जेक्ट तैयार नहीं करना है, बस सब्जेक्ट को एग्जाम के लिए तैयार करना है। अब यहाँ पे अंतर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। तो अंतर इनमें ये है कि होता क्या है, टीचर आपको पढ़ा देता है, आप उनके जो सीरियस अभ्यर्थी भी हैं और जो नॉन सीरियस हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, ना वो एग्जाम हॉल में या एग्जाम के क्वेश्चन टेस्ट में भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ना उनसे पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं। तो ये हुआ सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका कि सब्जेक्ट को पढ़ाया, सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को तैयार करना है। सब्जेक्ट पढ़ना और तैयार करना अलग अलग बातें होती हैं, तो आप समझ गए होंगे इन चीज को। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रूप से सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एथिक्स को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, एथिक्स डिकोड करना क्या होता है वो देखते हैं हम। क्या सबसे अच्छी चीज हमको क्या मिली है, वो मिली है 2 चीजें। क्या, एक सिलेबस मिला है हमको, किसने, यूपीएससी ने दिया है, प्लस पीवाईक्यू जो कि सिर्फ खुद यूपीएससी ने दिया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब सिलेबस का आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एथिक्स को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो आपके पास सबसे बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि उस कंटेंट को आप याद करें और एग्जाम हॉल में जब भी लिखें तो आपके मार्क्स, आपके जो कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिटर है उनसे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आपके जो प्रतिस्पर्धी जो अभ्यर्थी हैं उनसे आपके मार्क्स अच्छे आए। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा कंटेंट कहाँ से लाए, क्या 2019 की वीडियो देख के आपका वो कंटेंट तैयार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंटेंट तैयार कैसे करना है, अब चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सिलेबस को करना क्या है, ये सिलेबस सिर्फ ये देखने के लिए होता कि ये क्या यूनिट दिया हुआ है, वो क्या कर टीचर क्या करते हैं, आपको बोल देंगे कि यूनिट हमने खत्म करवा दिया, लेकिन क्या वो रियल में तैयार होता है? अगर रियल में वो तैयार होता तो आपसे एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व हो जाते। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ऐसा भी होगा जो जिसने 2 साल पहले एथिक्स पढ़ी होगी, जिसने 23 का भी एग्जाम दिया है, देखा है, यानी दिया नहीं है तो देखा तो होगा एथिक्स का पहली बार, और 24 का भी देखा होगा। तो देखिए 23 का ना देखा हो, 24 का तो देखा ही होगा मेंस का पेपर। ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे होंगे? कारण यहीं पे फंसा हुआ है। ठीक है, कारण क्या है, टीचर ने तो पढ़ा दिया कि हमने यूनिट वगैरह खत्म करवा दी, लेकिन क्या सीधे सीधे ट्रेडिशनल तरीके से। अब ठीक है, अब ये तरीका क्या होता है, अब सर वो तो तरीका उन्होंने बता दिया, आप तो बताओ ना कुछ कि तैयार कैसे करना। आप तो सिर्फ भाषण दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा तरीका क्या है। ठीक है, अब तरीका क्या करना है, आप एक ब्लैंक पेज लेंगे। ठीक है, अब आप एक ब्लैंक पेज लेंगे, अच्छा सा। ठीक है, 2 या 3 पेज का काम है ये। क्या करोगे, इसके कीवर्ड्स को पकड़ोगे। ठीक है, आप उसमें क्या डालोगे, हीडिंग, हेडिंग, कीवर्ड्स। ठीक है, एथिक्स तैयार करना है तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक सब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में तैयार होते हैं, लेकिन एथिक्स में तो ये काम बहुत ज्यादा करना होता है। ठीक है, अब कीवर्ड्स का हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे, कीवर्ड्स। इससे हुआ क्या, आपका सबसे बेस्ट कंटेंट तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नीति शास्त्र, तो इसमें क्या लिखोगे आप, नीति शास्त्र लिख दोगे। ठीक है, कि सिलेबस में क्या हुआ है, नीति शास्त्र दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, इससे मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है, इसका सार और इसका क्या तत्व। ठीक है, इसके निर्धारक और परिणाम। ठीक है भाई, अगर सिलेबस में दिया तो पढ़ना तो है ही हमको कि निर्धारक और इसका क्या परिणाम। ठीक है, अब ये हमको पढ़ना है, नीति शास्त्र के आयाम भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये डिकोड करना है। ठीक है, आपको सिर्फ टर्म्स लिखने हैं। अब टर्म्स कैसे तैयार होंगे, ये तो तैयार हो गया आपका। ठीक है,
अब मानवीय मूल्य क्या होते हैं? मानवीय मूल्य, महान नेता के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और आप एक चीज समझे होंगे, नेताओं से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जीवनी पे नहीं आएंगे, बल्कि उनका कोटेशन पूछ के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोटेशन, देखिए हमको तो पता है उन्होंने ये बोला है, हम ये नहीं पूछ रहे कि किसने बोला है। स्ट्रिक्ट पीसेस आपसे क्या पूछेगा, ये कोटेशन है वो किसका है ये बताइए, उसका अर्थ बताइए, ठीक है। ये बोलते हैं कि ठीक है कोटेशन तो हमको पता है महात्मा गांधी ने बोला है, लेकिन क्यों बोला है इसको व्याख्या बताइए इसकी, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो 1.5 शब्दों में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, टफ भी है और इजी भी है। अब इसके कारण अलग अलग है। टफ क्यों है, क्योंकि लिखना ही नहीं आता, आंसर राइटिंग ही नहीं आती। इजी क्यों है, आपको पहले से वो बता रहा है ना कि महात्मा गांधी का है, तो महात्मा गांधी का अगर आपने पढ़ा होगा, तो देखिए हम विचारकों क्यों पढ़ते हैं, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों, कि हमको पता है गांधीवादी है, गांधी जी हैं जो, वो क्या है, आदर्शवादी हैं, ठीक है। उनका क्या है, अहिंसा मार्ग है, ठीक है। उनका क्या सोच क्या थी, उनकी उनकी क्या क्या थी, राज्य विहीन, सॉरी, राजतंत्र, क्या सरकार विहीन तंत्र की स्थापना, उनका क्या था, उद्देश्य था कि गवर्नमेंट नहीं होनी, मतलब सरकार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उनके किससे थे, थोड़े कार्ल मार्क्स ऐसा नहीं है कि उनकी क्या थी, आइडियोलॉजी मिलती हो, आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन दोनों में एक चीज थी, वो क्या थी कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। अब वो कास्टिज्म को मानते थे, जाति की जो संरचना हो उसको मानते थे, वो बोलते कि संरचना एक अच्छी चीज है, लेकिन अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉलेज अगर आपको होगी तभी आप उन कोटेशन वाले क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब बात रही कौन सी, सेकंड यूनिट में क्या दिया है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ठीक है। अभिवृत्ति क्या है, अब इसकी हमको संरचना पढ़ना है। अब जैसे ही आप पूरा तैयार कर लोगे तो आपके पास कई सारे कीवर्ड्स होंगे, लेकिन अभी काम सिर्फ 50% ही हुआ है, अभी आगे और क्या करना है। अब आपको कीवर्ड्स खुद से बनाना है, कैसे, किस क्या है, एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड किस में यूज होता है, सिविल सेवा में। सिविल सेवा से क्या इसका कोई लिंक है, आपको लिंक देखना है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ रहा है। वो क्या करता है, वो एक कीवर्ड यहां से उठाएगा, एक कीवर्ड वो यहां से उठा देगा, दोनों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कंटेंट भी आपको वैसा ही होना चाहिए जिससे क्या हो, आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे कि भावनात्मक समझ है, वो मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका में कैसे भूमिका निभाता है, यानी अगर मूल्य विकसित हो रहे हैं तो परिवार की भावनात्मक समझ कैसी होना चाहिए जिससे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कई सारों को तो माइंड घूम जाएगा कि ये पूछ क्या लिया, लेकिन पूछा कहाँ से है, यहीं से, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने डायरेक्ट वाले कीवर्ड लिख लिए, ठीक है। डायरेक्ट कीवर्ड हो गए आपके 50 से 60, ठीक है। अब आपको सेकंड बार नंबर पे लिखना है, क्या लिखना है, इंटरलिंकेज। इंटरलिंक कैसे करना है आपको, कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, ठीक है, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए, लिखा नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब वो सिविल सेवा से क्या कनेक्ट करेगा, वो करेगा अंतरात्मा, कि सिविल सेवा में अंतरात्मा की भूमिका, अंतरात्मा कैसे हेल्प करती है सिविल सेवा में, सिविल सेवा के कार्यों में कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है। नैतिक शासन और सत्यनिष्ठा, ठीक है। नैतिक शासन किस प्रकार भेदभाव को दूर करेगा, ठीक है। नैतिक मूल्यों का सूत्रीकरण होगा तो कैसे वो हमारे लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। तो ऐसे इंटरलिंक करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, कैसे, कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखेंगे कि सिविल सेवा में भावनात्मक समझ का उपयोग, ठीक है। तो आपको ऐसे कीवर्ड बनाने हैं बहुत सारे। अब होगा क्या, 70 से 80 कीवर्ड्स ये बन जाएंगे, ठीक है। अब सिलेबस की हमने यहाँ पे बात कर ली। सेकंड, आपको क्या करना है, अब आपका 1 या 2 पेज तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपका सिलेबस वाला काम हो गया, यानी आपने सिलेबस को डिकोड कर दिया, ठीक है। आपको जो डिकोड करना था सिलेबस को, वो आपने कर लिया। सेकंड जो मैंने आपको चीज बताई, देखिए बहुत अच्छी चीज क्या है, वो है पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज में आपको करना क्या है, 2024 से लेके 2013 तक के कीवर्ड्स को पकड़ना है। अब कीवर्ड्स को कैसे पकड़ेंगे वो मैं आपको लाइव बताता हूँ, ठीक है, इसी स्लाइड में। ये है आपकी स्लाइड। अब आपको क्या करना है, दूसरा ब्लैंक पेज लेना है, या उसी ब्लैंक पेज के नीचे जो आपने अभी कीवर्ड्स लिखे थे वही वाले। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या ये आपके सिलेबस में है, लेकिन यूपीएससी ने पूछा, क्यों पूछा, फिर करंट अफेयर्स में चल रहा है और बाकी बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। तो उसने
आपके सिलेबस में क्या दिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यानी डिफरेंस तो आ रहा है सिलेबस से, तो वो उसको डिकोड कैसे करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेगा, तो वो आपको सिलेबस को खुद चेंज करना पड़ेगा कि हाँ सिलेबस तो है उसको तैयार करना है, लेकिन जो वर्तमान की जो मांग है यूपीएससी की तो उसको तैयार करना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखेंगे आप कीवर्ड्स के रूप में, ठीक है। प्रशासनिक तर्क संगत निर्णय निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, वो लिखेंगे, सेकंड टर्म हो गया। तीसरा, नैतिकता क्या है, इसके आयाम क्या है, ये तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है। व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार, ये आपके दिया हुआ है, आयाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे कि शांति क्या होती है, पीस, पीस को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो क्या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये क्या है, आपका कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड दिया हुआ है। सेकंड कीवर्ड क्या होगा इसमें, विश्वास, सेकंड कीवर्ड विश्वास, ठीक है। अब तीसरा, हथियार उद्योग क्या है, और हथियार उद्योग और एथिक्स में और मॉरलिटी में राष्ट्रों में जो नैतिक दायित्व है वो कैसे हैं, तो राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक दायित्व, तो ये क्या है आपके कीवर्ड्स हैं। तो इन्हीं कीवर्ड्स को लिखना है। तो इससे होगा क्या, अब वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उससे क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है, मानव लालच के परिणाम है जो पृथ्वी पर जीवन की हानि और प्राणियों के विलुप्त होने की ओर जैसा कि वो इशारा करते हैं, किसका है, मानव लालच का परिणाम है। तो ये क्या है, व्यवहार है, किसका, मानव का, जिसको हम एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, मानवीय व्यवहार है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी का आपको क्या करना है, अब आस्था है, अब आस्था और शक्ति को आप डिफाइन कैसे करोगे, कि अगर आप पावर को डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कैसे करोगे शक्ति को, ठीक है, आस्था को कैसे करोगे, वैसे ही आते जाओगे, कानून, ठीक है। अब कानून की परिभाषा तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपने स्लाइड पर। अब वो स्लाइड ये बोल रही है, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ सीधा सीधा सा ये, कि आपने आप कीवर्ड्स को तैयार कर लिया है, अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपके पास कीवर्ड्स तैयार हैं, अब आपको उसके बारे में आपस में इंटरलिंक, इंटरलिंक करके मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे ये दिया हुआ है कि लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य, सिर्फ वो नहीं पढ़ने हैं जो आपके दिए हुए हैं। अब इसको कहाँ से लिंक करेगा, वो निष्पक्षता से। सिविल सेवा मूल्य कौन सा होना चाहिए, निष्पक्षता को होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। भावनात्मक समझ, शैक्षणिक संस्थाओं में कैसे भावनात्मक समझ को विकसित किया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पढ़ाते समय शैक्षणिक संस्थाओं में भावनात्मक समझ कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और क्या सिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ये है इंटरलिंक करना एक दूसरे से, यानी जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं उनको आप इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं, और आपको ये सोच के करना है कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन क्या बना सकता है, तो आपको पॉसिबिलिटी पे जाना है कि ये कीवर्ड्स को मिला के कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी और क्या वो मूल्यों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उसी मिक्स करके क्वेश्चन को पूछना है, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जो कीवर्ड्स लिखे आपको, तो हर एक कीवर्ड की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, परिभाषा आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, अगर उसके प्रकार हैं, उसके आयाम हैं, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसका किसी के साथ इंटरलिंक, इंटरलिंक होना, हिंदी में लिख देता हूँ, इंटरलिंक होना, ठीक है। इंटरलिंक होना किसी के साथ, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, ना कि रटे रटाए हुए जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स अब नहीं चलेंगे। कौन से एग्जाम्पल्स चलेंगे आपके, एग्जाम्पल चलेंगे आपके कौन से, आपने खुद करंट अफेयर्स से बनाए हो, या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है टेलीग्राम पे, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, 20 से 25 मैंने आपको क्या दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, और आपको उनको देख के समझना है, और इस चीज पे समझ विकसित करनी है कि कौन कौन से उदाहरण उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आपने अगर ऐसे नोट्स को तैयार कर लिया, भले ही आपका नोट्स पहले से बना हुआ है, लेकिन आपको इस तरह से उसको अपडेट करना होगा। अब टाइम लग सकता है, लेकिन तरीका यही है। अब हो क्या सकता है कि अगर हम एथिक्स कोर्स लाएंगे, जैसे एथिक्स कोर्स हमारा आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी चीजें तो हम तैयार करके पहले से देंगे,
तो आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है अच्छे से, अपनी समझ विकसित करनी है और आंसर राइटिंग सीखनी है। और आपको अभी क्या करना है, पहले तो नोट्स कंटेंट तैयार करना है, उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है। जस्ट इसके बाद आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे भी, आते भी हैं और आएंगे भी, ठीक है। लेकिन क्या अभी आपके लिए मेंस के लिए, जीएस कोर के लिए तैयार हो? पूर्ण रूप से नहीं हो। अभी आपको आंसर लिखना नहीं आता। आंसर सीखने के लिए आप क्या करोगे, टॉपर्स की कॉपी देखोगे। लेकिन क्या सिर्फ इससे अकेले से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर आप नए अभ्यर्थी हो, भले आपको 1-2 साल हो गए हो पढ़े हुए, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग पर अच्छी समझ विकसित नहीं है, तो कहीं पे एक अच्छा सा मेंटरशिप या गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए 10 तारीख से हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो कि सबसे बेस्ट होगा। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आप जिस दिन लास्ट दिन होगा उसका, तो आप उस दिन फील करोगे कि जब मैंने ज्वाइन किया था मैं 0 पे था, और आज मैं ऐसा हूं कि अगर मुझको कोई आंसर नहीं भी आता है तो भी मैं उसको कैसे भी लिख दूंगा। यानी जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैं उनको भी नहीं लिख पाता था पहले ही। पहले की स्थिति क्या थी, जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, जिसके बारे में मुझे कंटेंट पता है, मैं उसके बारे में भी पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पाता था। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद क्या स्थिति है, जो क्वेश्चन कभी पढ़ा भी नहीं है उसको भी आप इजीली टैकल कर सकते हैं। यानी मार्क्स भले ही कम आए कि 10 में से सिर्फ 2 अंक या 2.5 अंक आ रहे हैं, लेकिन आप लिख तो पा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। जहां आपको पसंद हो, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट हो, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जो टीचर बोल रहे हैं कि आंसर राइटिंग हम ला रहे हैं, वो खुद चेक करें। आपको प्रोग्राम में क्या देखना है, खुद चेक करें। खुद चेक करें, आपका इवैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि अच्छा लिख रहे हैं, सुधार जारी रखें, थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा करें। सिर्फ इतना फीडबैक नहीं होता। आप किसी भी टीचर की ये और मेंटर की ये वो होती है, उत्तरदायित्व होता है, जवाब देता है ये उत्तरदायित्व ये होता है, अकाउंटेबिलिटी ये होती है उसकी, कि वो ये बताए कि पॉइंट्स ऐसे नहीं लिखने थे आपको, यहाँ पॉइंट में आपने ये गलती की, ये अशुद्धियां की, यहाँ से इस लाइन को, यहाँ से सब हेडिंग को यहाँ से लिखिए। तो इतनी बारीकी से कॉपी को चेक करें, वहां पे आपको कोर्स ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ हमारा नहीं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आप अफोर्ड कर सकें उस चीज को, तो वहां पे कोर्स ज्वाइन कीजिए, साथ में टेस्ट भी दीजिए, ठीक है। तो इसको आपको आंसर ऐसे सीखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए आप हमारी कुछ वीडियोस जो पहले हमने क्या आपको प्रोवाइड करें थी यूट्यूब पर, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फुल आंसर राइटिंग अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारा 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, जो कि आज तक बड़ी से बड़ी कोचिंग नहीं दे पाती है। यानी आपसे 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की फीस लेने के बाद भी जो आंसर राइटिंग आप सीख नहीं पाते, वो आप मिनिमम फीस में उस कोर्स में सीख जाओगे। जैसे मैं बोला कि गारंटी देते हैं हम, लास्ट दिन आप जब आप उस प्रोग्राम में लास्ट दिन होगा आप, तो आप बहुत अच्छे से आंसर को लिखना सीख जाओगे। और जिसने आपका कोर्स ज्वाइन नहीं किया, जब आप उनसे अपना क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आप खुद के आंसर्स को देखना, उनके आंसर्स को देखना, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आंसर के लिए तो ये करना है कि अगर कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे नहीं कर पा रहे हो, तो टॉपर्स कॉपीज सीखिए। टॉपर्स कॉपीज कैसे, कि क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर सोचिए अगर मैं होता तो क्या लिखता, सेकंड उसने क्या लिखा है, फिर क्या कीजिए 10 टॉपर्स कॉपी पढ़ लीजिए। 11वीं टॉपर्स कॉपी से आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चन जो टॉपर्स ने लिखे हैं, क्वेश्चन को लेना है, सब क्वेश्चन को लेना है, खुद लिखना है। लिख लिया खुद, इसके लिखने के बाद आपको क्या करना है, टॉपर से मैच करना है कि टॉपर्स ने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया कि उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी आंसर राइटिंग की बात, ठीक है। अब आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी। अब एथिक्स के लिए इससे और चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वो होती है टाइम। क्यों? पेपर इतना बड़ा है कि 13 क्वेश्चन आपके थ्योरी में से आते हैं, 6 क्वेश्चन आपके केस स्टडी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 300 शब्दों से आपको प्लस लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपको हर एक 150 शब्द से ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अन्य जीएस पेपरों की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। निबंध से तो सभी बड़े होते हैं, जीएस निबंध पेपर से बड़े होते हैं, लेकिन जीएस सब्जेक्ट से भी ये बड़ा होता है। क्यों? इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि केस स्टडी में पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन के लिए क्या, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए हम अपने प्रोग्राम में सब कुछ इसमें व्यवस्थित रूप से बताएंगे ही आपको कि कैसे क्या करना है, लेकिन आपको खुद से भी करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है, मान लीजिए आप कंटेंट पढ़िए, ऐसा नहीं क्वेश्चन आप बिना देख के लिखिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, शुरू के 100 क्वेश्चन कैसे लिखना है, कंटेंट को पढ़ो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बिजनेस के कभी मेंस की टेस्ट सीरीज देखी होगी आपने, उसमें क्वेश्चन लिखा है तो उसकी आंसर की रहती है ना, जो बुकलेट, आंसर बुकलेट,
तो उसमें आंसर लिखे हैं, उस आंसर को पढ़िए, कॉपी बंद कीजिए, फिर खुद से आंसर लिखिए, फिर चेक कीजिए कि आप अच्छे से लिख पा रहे हो, क्या फ्लो चार्ट वगैरह बना पा रहे हो, वो चेक करना। स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे लिख दिए तो 101 बार क्वेश्चन होगा, वो आप खुद से भी लिखना धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक लाइव गाइडेंस में, लाइव सेशंस, आप अगर कोई गाइड आपको डेली कर रहा है, आपको डेली बताया कि आप गलतियां यहाँ कर रहे हो, तो जल्दी सीखोगे। तो लाना किसकी कि खुद से सीख रहे हो, तो खुद से सीखने में तो ज़्यादा टाइम लगता ही है। वही बात जैसे कि चाणक्य ने बोला था, चाणक्य ने क्या बोला था, थोड़ी सी अलग बात बोली थी उन्होंने। क्या बोली, चाणक्य ने बोला था कि दूसरों की गलतियों से सीखा करो, खुद की गलती से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, यही बात बोली थी चाणक्य ने, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था 2024 में, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वही बात, आंसर राइटिंग आपको ऐसे करनी है। अब केस स्टडी के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट आपको जरूर करना है, आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि किस स्टडी पर भी सर वीडियो लाइए, किस स्टडी को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो और प्रोग्राम की आपको जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपको 2 या 3 दिन के अंदर बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे कि आपको क्या क्या उसमें विशेषता मिलेंगी। एक वीडियो हम उसके ऊपर ही बनाएंगे कि आपको उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। और एथिक्स कोर्स भी आपका लॉन्च होगा, जिसमें ये पूरा काम जो आपको करना पड़ेगा वो मैं करवा के दूंगा पूरा। आपको सब अच्छे से पढ़ना है, आंसर राइटिंग सीखना है, आपका कुछ आंसर्स मैं चेक करूंगा। एथिक्स का जो कोर्स होगा उसमें सर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, आपका सबसे बेस्ट कंटेंट, आपका सबसे बेस्ट क्लास नोट्स तैयार करवाऊंगा, साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि फ्री चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए पेड कोर्स के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने कुछ करंट अफेयर से द हिंदू आर्टिकल्स की आर्टिकल्स निकाला है और इंडियन एक्सप्रेस निकाला है, उन एग्जाम्पल्स को मैं दूंगा, आपको कीवर्ड्स दूंगा, न्यू कीवर्ड्स जो कि करंट अफेयर्स में है, जो कि एथिक्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस की, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स के सभी पीवाईक्यूज लिखवा के बताऊंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना था। तो उस कोर्स में काफी सारी विशेषता होंगी, वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब कोर्स आने वाला होगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किस स्टडी रिलेटेड या कोई अदर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कमेंट कीजिए, और कमेंट जैसे ही करेंगे हम तो तुरंत आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप एक बार और बोलेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।